नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं इस वीडियो में दुनिया की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकी हुई है, तो सऊदी और हुतीज के बीच जंग का दायरा बढ़ता दिख रहा है। एक फ्रंट अलग से खड़ा हुआ है, एक ट्राई नेशन पैक्ट हुआ है, और कुल मिलाकर के इस पूरे रीजन में क्या चल रहा है वो पूरा अपडेट आपके सामने होगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि गाजा पीस डील जो है वो खटाई में पड़ती दिख रही है। गाजा का पीस प्लान जो ट्रंप लेकर के आए थे, नेतन्याहू ने उसे मानने से इनकार कर दिया, और गाजा के लोग कह रहे हैं उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो मान के चल रहे थे कि नेतन्याहू इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से वो यही करते आए हैं। इससे जुड़ा अपडेट आपके सामने होगा। तीसरी बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग तेज होती दिखाई दे रही है। मौजूदा एक ताज़ा हमले में रूस में यूक्रेन ने हमला करके कई लोगों की वहां पर इस हमले में जाने गई हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग, जहां कोई सीज फायर तो नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह की जंग बंदी है। और ताज़ा हालात ये कह रहे हैं कि शायद अब अमेरिका इस जंग से बहुत जल्द विड्रॉ कर लेगा, और इसे लेकर के इजराइल में सबसे ज़्यादा बेचैनी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है खाड़ी के देश। आपको याद होगा कि जब अभी मौजूदा दौर में जब जंग चल रही थी अगस्त के महीने तक, इस दौर में जब एक रोज़ ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि वो एक बड़े हमले की तैयारी कर चुके थे ईरान पर, और वो हमला ऐसा होता, उतना बड़ा हमला करने की तैयारी थी जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ होगा, उससे भी बड़ा हमला ये करने की तैयारी थी। लेकिन फिर शाम होते होते खबर आई कि उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया है। तो सवाल पैदा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी वजह ये थी कि ईरान ने इस ट्रंप के ऐलान के बाद खाड़ी के तमाम देशों के अपने काउंटर पार्ट्स को, अरागची साहब ने विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा फ़ोन किया और एक लिस्ट पब्लिक कर दी गई कि देखिए साहब, अगर हम पर कोई हमला होता है, ईरान ने साफ कर दिया कि अगर हम पर हमला हुआ और वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ, आर्मी स्टैब्लिशमेंट के अलावा अगर हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर की चीज़ों को निशाना बनाया गया, हमारे पावर प्लांट, हमारे ब्रिजेस और इस तरह की चीज़ों को अगर टारगेट किया गया, तो ये हमारी एक टारगेट की लिस्ट है। और ये तमाम देश खाड़ी के, जिसमें यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, ये तमाम देशों में वो जो ख़ास टारगेट उसके होंगे वो कौन कौन से होंगे। और इस खबर के बाद सऊदी अरब की तरफ से MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, कतर, ओमान, कुवैत, इन सारे देशों के हेड्स ने ट्रंप से कहा कि भाई अभी जंग को फिलहाल रोक दिया जाए, और उसके बाद एक तरीके से जंग रुकी हुई है। बार बार ट्रंप ये कहते रहे कि बातचीत हो रही है, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हो रही है। मध्यस्थों के जरिए मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए जा रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से ईरान से अमेरिका और अमेरिका से ईरान, इस तरह से मैसेज जा रहे हैं। और जो बहुत क्लियर ईरान की तरफ से कर दी गई ये बात वो ये है कि जो MOU साइन हुआ था, उस MOU की शर्तों का सम्मान अगर अमेरिका नहीं करता है तो फिर बातचीत नहीं हो सकती है। बातचीत हो किसके किसके बीच रही है? बातचीत हो रही है ओमान और ईरान के बीच, और वो बातचीत हो रही है हॉर्मुज को खोलने को लेकर के। ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हॉर्मुज का हिस्सा है। तकरीबन 5 महीने की जंग ये पूरा हिस्सा ईरान का झेल चुका है, और उसके बावजूद भी कहीं से टस से मस होता हुआ ईरान नजर नहीं आया, और फिल वक्त जंग थमी हुई है। और बातचीत अब जो है हॉर्मुज को खोलने को लेकर के ईरान और ओमान के बीच चल रही है। ये 2 देश आपस में तय करेंगे कि ये रास्ता कैसे खुलेगा, कैसे यहाँ से सुरक्षित शिपिंग होगी, कैसे दुनिया का 20% से ज़्यादा की जो तेल की आपूर्ति इस रास्ते से होती वो कैसे मुमकिन की जाए। पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी जहाज़ इस रास्ते से जो गुजरे हैं वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही इस रास्ते से गुजर पाए हैं। और दुनिया भर की जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां जो शिप्स का इंश्योरेंस करती हैं, उनको भी इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है कि अगर ईरान से कोऑर्डिनेट करके हम यहाँ से निकल सकते हैं तो उससे बेहतर क्या है कि ईरान को अगर के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाए। अब ज़रा इसमें जो पेच है वो भी आप देख लीजिए। जो ये आप देख रहे हैं प्री कॉन्फ्लिक्ट रूट, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहले का रास्ता है, जंग से पहले का रास्ता, और ये ईरानियन रूट है जो ईरान के वाटर से, ईरान के टेरिटोरियल वाटर से, और ये ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, ओमान का रूट है। बीच में जब MOU के साइन होने के बाद जो वो
एग्रीमेंट एक तरीके से टूटा और ट्रंप ने कहा कि सीज़फायर अब खत्म होता है 7 अगस्त के बाद, तो उस वक्त आखिर हुआ क्या था, जरा सा वो भी एक बार आपको याद दिला दूं। अमेरिका ने कुछ देशों को उकसाया और ये कोशिश की कि वो ओमान के टेरिटोरियल वाटर से यहाँ से जहाज़ों को निकाल सके, और यही हुआ कि यहाँ से जब वो जहाज़ों को निकाल रहा था तब अमेरिका ने उन जहाज़ों पर हमला किया और सारी जो बातचीत हो रही थी वो एक तरीके का टेस्ट कर रहा था अमेरिका कि देखें ईरान क्या करता है इस पर। और बहरहाल हुआ वही कि अगर इस रास्ते से जहाज़ जाने लगते तो फिर ईरान की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। एक्सपर्ट्स कहते हैं इसी वजह से ईरान ने अटैक किया और उन जहाज़ों को डाउन कर दिया गया। अब इसके बाद एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी बातचीत चल रही है ओमान और ईरान के बीच और बहुत करीब है ये समझौता फाइनल अपने स्टेज के। और इसमें सिर्फ इस बात पर अभी जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर बातें हो रही हैं कि इस दरअसल रास्ता कौन सा होगा, कहाँ से जहाज़ इस फारस की खाड़ी में जहाज़ एंटर करेंगे और यहाँ से माल लेकर के उनको निकलना है तो किस रास्ते से जाएंगे। अभी सिर्फ इस पर बातचीत हो रही है और बहुत जल्द इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान की अथॉरिटीज़ इस बात का ऐलान बीच बीच में कर रही हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इस बात का ऐलान हो जाएगा कि हॉर्मुज़ खुल गया है। लेकिन अभी खुलने में वक्त लगेगा, ये भी एक लेटेस्ट अपडेट ईरान की तरफ से दिया गया कि ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट हो जाएगा तो फ़ौरन खुल ही जाएगा। इसके खुलने में अमेरिका की तरफ से लगाई गई ईरान पर पाबंदियां वो भी जिम्मेदार होंगी और जो MOU साइन हुआ था उसके जो शर्तें हैं उसके पालन से भी इस रास्ते के खुलने की कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। बहरहाल अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही है, ओमान के जरिए बातचीत हो रही है, मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं उस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से उस तरफ। इससे पहले अमेरिका के अधिकारियों ने उम्मीद जताई थी कि ओमान और ईरान के बीच समझौता जल्द हो जाएगा, लेकिन जिस तरह का समझौता ओमान के साथ ईरान का हो रहा है, अमेरिका को ये बहुत नागवार गुजर रहा है। अब समझौता होने पर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाने का संकेत दिया है, लेकिन ईरान अब हॉर्मुज़ के रास्ते पर आने वाले जहाज़ों पर अपनी निगरानी की व्यवस्था चाहता है, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साल 2026 में इस रास्ते को लेकर के ईरान और ओमान के बीच कोई समझौता होने जा रहा है। इससे पहले के सालों में भी कुछ समझौते हुए हैं इस रास्ते को लेकर के, इस जगह को लेकर के। 1974 ईरान के रेवोल्यूशन से पहले की, यानी शाह की सरकारों के वक्त में 1974 में ओमान और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ इसी रास्ते को लेकर के। 2015 में भी एक एग्रीमेंट हुआ, और लेकिन अभी का जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अभी का मामला इस पूरे रीजन की निगरानी से जुड़ा है, क्योंकि ईरान बार बार कहता रहता है कि जो इनोसेंट शिपिंग की जो बात खासतौर से मैरीटाइम लॉज में कही जाती है, अगर इनोसेंट होता यहाँ की शिपिंग का सारा मामला तो ईरान पर हमला नहीं होता। इसी रास्ते का इस्तेमाल करके जो ऑयल यहाँ से जा रहा है वो जंगी जहाज़ों को दिया जा रहा है और वो जंगी जहाज़ ईरान पर हमला कर रहे हैं, और इसीलिए ये इनोसेंट शिपिंग नहीं है, इनोसेंट मैरीटाइम नहीं है। और इसी वजह से उस क्लॉज को अब कुछ इस तरीके से ईरान इस्तेमाल करना चाहता है कि यहाँ पर पूरी निगरानी उसकी खुद की होगी और उसकी निगरानी के बगैर, उसके कोऑर्डिनेशन के बगैर इस इलाके से जहाज़ नहीं गुजर पाएंगे। और जो MOU साइन हुआ था उसका पॉइंट 5 भी यही कहता है। मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो ईरान के संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने ख़ास तौर से जब ये एग्रीमेंट बीच में अगस्त महीने में जुलाई महीने में टूटा था, उस वक्त उन्होंने ख़ास तौर से वो एक पोस्ट के ज़रिए उस बात को याद दिलाया था कि अमेरिका ने इसी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और इस रास्ते से गुजरने वाले सारे जहाज़ों की इंतज़ामात की देखने की जिम्मेदारी ईरान की थी। ये इस पर दस्तखत अमेरिका ने किए थे और ये दस्तखत करने के बाद ईरान को भी भेजा गया था और जितने लोग इसमें शामिल थे सबको भेजे गए थे, और ऐसे में इस का पालन नहीं करना अमेरिका ने दरअसल MOU का उल्लंघन किया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने संकेत दिया कि हॉर्मुज़ खोलने का फैसला सिर्फ ओमान के साथ बातचीत पर ही निर्भर होगा और इस अनिश्चितता का सीधा असर जो है वो कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। जंग जरूर बंद है, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, $80 पर बैरल तक कीमतें आ गई थीं, लेकिन एक बार फिर से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये $85 पर बैरल तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और मुश्किल जो इस पूरे रीजन में है, एक तो ये हॉर्मुज़ का मामला है, लेकिन एक और मामला है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अभी सबसे पहले एक चीज़ जो हुई है वो क्या हुई है, और इस पर हिंदुस्तान की, हमारे देश की भी बाकायदा नज़र है
ये रहा पाकिस्तान, बिल्कुल ईरान के ईस्ट में सटा हुआ, और ये रहा टर्की, ये भी ईरान से इसकी सरहदें मिलती हैं, और यहाँ पर है सऊदी अरबिया। इन तीनों देशों ने मिलकर के एक ट्राई नेशन डिफेंस पैक्ट किया है। और ये डिफेंस पैक्ट क्या कहता है? एक तरीके का ये मुस्लिम नेटो है। ये कहता है कि अगर इन देशों में से किसी भी इन तीन देशों में से किसी एक पर हमला अगर होता है तो तीनों देश उसे खुद पर हमला मानेंगे। और जाहिर है जब ये तीनों देश एक साथ बैठे, ये डील जो है मक्का में हुई, सऊदी अरब के शहर मक्का में की गई। ये भी एक संदेश है, जबकि पहले रियाद में होनी थी, बाद में इसकी जगह बदली गई और मक्का में की गई। इसे इसलिए मक्का डिफेंस पैक्ट भी कहा जा रहा है, मक्का डील भी कहा जा रहा है, मक्का एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। अब इस में जब बातचीत हुई तो तीन देश जब बैठे तो इसमें सऊदी अरब अपने पैसों के साथ बैठा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर के साथ बैठा, और टर्की जो है अपनी मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी और ताकत की बिना पर बैठा। अब इन सारी चीज़ों के साथ मिलकर के एक तरीके का एक पैक्ट हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ यमन से जो हूती हैं, जिनके पास सना का कंट्रोल है, वो यहाँ से लगातार सऊदी अरब के जिजान में और दूसरी ऑयल रिफाइनरीज पर निशाना बना रहे हैं। और इस एग्रीमेंट के होने के बाद भी यमन से हूतीज़ ने ये हमले किए हैं। अब इन हमलों के बाद अभी तक पाकिस्तान टर्की की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब इसके क्या मायने हैं? अगर यहाँ से कोई रिएक्शन आता तब उसके बाद किस तरह की सिचुएशन होगी, तब ईरान का इन्वॉल्वमेंट क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? क्योंकि बार बार हम ये आपको बताते रहे कि हूतीज़ जो हैं उनको ईरान का समर्थन हासिल है। अब ऐसे में अब जिन हूतीज़ ने जो यहाँ पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ये गल्फ ऑफ अदन है और ये पूरा रेड सी का इलाका, और इस हिस्से को कहते हैं बाबल मंदब। इस जगह से शिपिंग जो है, सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ी मुश्किल इस वक्त की है। और यहीं से होकर के आप देखिए, इजराइल को भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सप्लाई होती थी, वो भी रुकी हुई हैं। ऐसे में यहाँ से जो सुएज़ का रास्ता है उसको अपनाना पड़ रहा है, और ये पूरा जो इलाका है इस वजह से मुश्किल में है। एक तरफ बाबल मंदब में मुश्किल हालात हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी अभी हालात कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। यमन के हूतीज़ ने जो अभी कुछ घंटों पहले भी हमले किए हैं सऊदी अरब के जिजान में ऑयल रिफाइनरी पर। इसके अलावा जो इसमें यमन में ही यमनी फोर्सेस हैं जो सऊदी अरब सपोर्टेड है, उनके भी कई ठिकानों पर हूतीज़ ने हमले किए हैं। और हालांकि कई ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो जंग हुई है इसमें हूतीज़ ने कई बड़े हमले किए हैं और यमनी फोर्सेस के कई जवानों की इसमें जानें गई हैं। और पिछले 4-5 सालों में हूतीज़ ने अब तक के सबसे बड़े हमलों को इस इलाके में अंजाम दिया है। इसलिए ये पूरा इलाका अभी एक तरह की अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, और क्या नतीजा होगा ये कहना मुश्किल है। अब इस जो ट्राई नेशन डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसमें इजिप्ट भी शामिल हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है आने वाले वक्त में बहुत जल्द। लेकिन क्या इसमें ईरान भी शामिल होगा, क्या इसमें दूसरे मुस्लिम नेशंस शामिल हो सकते हैं? ये सवाल अभी आने वाले वक्त में इसका शायद जवाब मिल सके। लेकिन मौजूदा परिस्थिति जो दिख रही है उसमें ये दिख रहा है कि अभी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ टर्की, और यहाँ पर सऊदी अरब, और कुछ लोग इसे ईरान के खिलाफ भी कह रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात अब तक, हालांकि ईरान ने इसको लेकर के थोड़ी नाराज़गी ज़रूर जाहिर की है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इन देशों ने फ़लस्तीन के साथ भी कोई डिफेंस पैक्ट करने की तैयारी की है, जहाँ की पीस डील को इजराइल ने डिनाई कर दिया है, मानने से नेतन्याहू ने इनकार कर दिया और अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करने से साफ मना कर दिया है। बहरहाल तो ये है इस वक्त की यहाँ की स्थिति। और अब ज़रा सा इसको हम, इस मैप को ज़रा अगर हम बड़ा करें, इसको हम क्लीन करते हैं और मैप को ज़रा सा बड़ा करते हैं आपके लिए, तो हम बात अब करेंगे इस हिस्से की। यहाँ ये जो अब जो दूसरी बड़ी खबर, तो अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल जंग बंदी जैसे हालात हैं, और ख़बर ये भी आ रही कि बहुत जल्द अमेरिका जो है इस पूरे रीजन से निकलने की कोशिश में, और निकल जाएगा ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और इसको लेकर के इजराइल में एक तरह की बेचैनी है, खाड़ी देश इसको लेकर के बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी बाबल मंदब भी बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, बहुत जल्द इनके खुलने की उम्मीद की जा सकती है, और इसी उम्मीद पर दुनिया भर के बाज़ारों में एक तरह का तनाव भी है, कुछ राहत भी है, कम से कम जंग बंद है। दूसरी बड़ी खबर गजा को लेकर के है। ट्रंप की योजना पर नेतन्याहू ने बड़ा विरोध किया है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये छोटा सा
इस मैप को और बड़ा करूंगा तो ये पिक्सलेट हो जाएगा। ये जो इजराइल है जहां पर आपको फ़लस्तीन लिखा हुआ नहीं दिखता है। टू नेशन थ्योरी को सऊदी अरब जो है वो मानता है और कहता है कि यहाँ पर दो देश होने चाहिए। दुनिया भर के कई देशों ने पिछले कुछ वक्त में फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता भी दी है। लेकिन जो बड़ी खबर फिलहाल आ रही है वो ये कि नेतन्याहू ने ट्रंप की पीस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। गाज़ा पीस जो एग्रीमेंट था उसमें 15 जो है पॉइंट्स थे और इनमें जो है योजना ये बनाई गई थी, प्लानिंग ये थी कि बहुत ही धीरे धीरे करके पूरा जो गाज़ा का हिस्सा है, वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है, वहाँ से इजरायली फोर्सेस IDF के जो जवान हैं उनको विड्रॉ किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से, और इसके बदले में हमास जो है वो डिसआर्म होगा, वो अपने हथियारों को छोड़ देगा। और इस एग्रीमेंट के लिए हमास राजी भी हो गया, लेकिन अब नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है। गाज़ा में सुरक्षा के लिए अमेरिकी समर्थित अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात करने का प्रस्ताव था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना के महत्वपूर्ण हिस्सों को मानने से इनकार कर दिया है। यानी ट्रंप जिस तरीके से डिसआर्म करना चाह रहे थे हमास को और इजराइल की वापसी चाहते हैं, उस मामले में इजराइल और नेतन्याहू और ट्रंप में गहरे मतभेद उभर के सामने आ गए हैं। हमास ने जो ये प्लान था इस पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था और कहा था कि अमेरिका से कि आप इजराइल से कहिए कि वो अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करें और हम अपने हथियारों को डाल देंगे, लेकिन ऐसा होता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। गाज़ा मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों देशों का जो अंतिम लक्ष्य है वो हमास को डिसआर्म करना ही है, लेकिन गाज़ा से IDF की वापसी और टू नेशन के बाद जो मैपिंग होगी, जो एक तरीके की लकीर खींची जाएगी कि इजराइल कहाँ तक है और फ़लस्तीन कहाँ तक है, इन सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। बहरहाल तो ये इस पूरे रीजन का जो एक अस्थिरता का माहौल है वो लगातार बना हुआ है और दुनिया भर की जो बड़े देश हैं उन्होंने अब फ़लस्तीन को मान्यता दे दी है। UN जो है लगातार गाज़ा में जो स्थिति बनी हुई है मानवीय संकट की, उसको लेकर के चिंता जताता रहा है और इजराइल के हमले भी लगातार गाज़ा में जारी है, वो भी हम देख रहे हैं। और दुनिया भर की तमाम आलोचनाओं के बावजूद नेतन्याहू की सरकार और वहाँ की फोर्सेस गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीनियों की जानें लगातार ले रही हैं और अब उन्होंने गाज़ा पीस प्लान को मानने से भी इनकार कर दिया है। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग तेज होती दिखाई दे रही है। एक ताज़ा हमले में रूस के अंदर जो है यूक्रेन ने हमला किया, इसमें कई लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। तो इससे पहले ओडेसा बंदरगाह पर रूस की तरफ से हमला किया गया था जिसमें कई यूक्रेनी मारे गए थे। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ओडेसा बंदरगाह को रूसी हमले में काफ़ी नुकसान हुआ है। रूस की तरफ से भी यूक्रेनी हमलों में नुकसान और मौत की रिपोर्ट सामने आ रही है। खार्किव में एक हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 37 लोग जख्मी हो गए। दूसरी तरफ रूस के बेलगरोद में यूक्रेन हमले में 5 लोगों की मौत हुई, 25 लोग जख्मी हो गए। ये अपडेट रशिया की तरफ से दिया गया। यानी युद्ध में फिलहाल लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिका से और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं, डिफेंस बैटरीज की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन भी रूस के अंदर लगातार घुस करके ऊर्जा और आर्मी कैंप्स को, आर्मी फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहा है। इसी बीच अमेरिका में रूस पर और आर्थिक दबाव डालने के वाले कुछ और कड़े प्रतिबंधों का विधेयक आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब कुल मिला के लबोलबाब ये है कि यूक्रेन और रूस की जंग फिलहाल थमती, कम होती नज़र नहीं आ रही है, जबकि मिडिल ईस्ट में कम से कम एक फ्रंट पर थोड़ी शांति दिख रही है, अमेरिका और ईरान के फ्रंट पर। लेकिन एक दूसरा फ्रंट हूती वर्सेस सऊदी अरब का, ये फ्रंट, इस फ्रंट पर आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।